चल रही हैं। सभी विचारधाराओं का अपना एक केंद्रीय बिंदु है, वह केंद्रीय बिंदु भौतिकवाद। और भौतिकवाद के विरोध में जो विचारधाराएं, जो षड्यंत्र, जो प्रतिक्रांति षड्यंत्र करती है, वह दूसरी विचारधारा। आज के दौर में ब्राह्मण के ईश्वर की शक्ति, राजनीतिक शक्ति के समानांतर समानांतर बौद्ध धर्म के लोगों ने भी बुद्ध को ईश्वर बनाने का काम किया। यही बुद्ध धर्म के पतन का मूल कारण है। भाववाद और भौतिकवाद। भौतिकवाद इस देश को नहीं, पूरे दुनिया को विज्ञान पे आधारित ज्ञान को देने का नाम ही बौद्ध दर्शन है, बुद्ध है। बुद्ध ने भौतिकवाद की संरचना पे जो अपना दर्शन दिया, आज की लड़ाई भी यह प्राचीनतम लड़ाई है भौतिकवाद और भाववाद के बीच की। वही लड़ाई आज ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद की लड़ाई है। और वही यदि उसको मैं देखता हूं एक दूसरे नजरिए से, तो जो धर्म की और साम्यवाद के बीच की लड़ाई का जो विस्तारीकरण के रूप में मैं जो साम्यवाद को देखता हूं, धर्म की और साम्यवाद के लड़ाई का ये विस्तारीकरण। साथियों, मैं क्षमा भी चाहूंगा भंते जी से कि यदि मेरी बात पे कड़वी लगी हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूँ, राजनीतिक व्यक्ति हूँ। और जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि बौद्ध धर्म के पतन के ये कारण, जो पौरलोक बाद में प्रवेश कर जाना बौद्ध धर्म का, अवतारवाद में, रहस्यवाद में जिन प्रश्नों का उत्तर तथागत बुद्ध ने नहीं दिया, उसकी व्याख्या नहीं किया, या वो व्याख्या करना उसको उचित नहीं समझे, उस रहस्यवाद के प्रति यदि हम बुद्ध को भी ईश्वर की तरीके से रहस्यवाद में लेकर जाएंगे तो निश्चय ही बुद्ध के जो मूल शिक्षा थे, मूल सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों से यह हम अलग होते हैं, किनारे होते हैं। ऐसी विचारधारा मुझे खलती है कि जिस बुद्ध ने पूरे दुनिया को संदेश दिया, पूरे दुनिया में लोग बुद्ध की पूजा करते हैं, लेकिन बुद्ध को कभी रहस्यवाद से जोड़कर नहीं देखते हैं। जब से यह रहस्यवाद बुद्ध धर्म में प्रवेश किया है, बुद्ध धर्म का उन्नति होने के बजाय अवनति होना प्रारंभ हो गया। मित्रों, आज जो विषय वस्तु है, सम्राट अशोक का भारत और वर्तमान भारत, तो मैं इतिहास आज भी है और दुनिया के इतिहास में इतने बड़े अगर सम्राटों की गिनती में अशोक सम्राट आज भी दुनिया के सम्राटों में शीर्ष पर बैठे हुए, शीर्ष पर नंबर 1 के सम्राट गिने जाते हैं। सम्राट अशोक के राज्य का जो विस्तारीकरण था, सम्राट के इतने बड़े इतिहास में कहीं भी किसी दूसरे सम्राट का, दूसरे राजाओं का इतना बड़ा राज्य नहीं है। आज भी अशोक के नाम से ही दुनिया के सबसे बड़े राज्य के रूप में अशोक राज्य का नाम दर्ज है। मित्रों, अशोक इस दुनिया के पहले सम्राट थे जिन्होंने अपने राजतंत्र में भी लोकतंत्र की स्थापना किया। यह दुनिया के पहले सम्राट थे, सम्राट अशोक। आज सम्राट अशोक की बात हम करते हैं
किसी जात की वजह से नहीं करते हैं, किसी धर्म की वजह से नहीं करते हैं। सम्राट अशोक ने उतने पर आज भी इतिहास में दर्ज है, किसी सम्राट के नाम से ऐसी घटनाएं दर्ज नहीं है कि जो अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था किया। वह पहले सम्राट है दुनिया जिन्होंने अपनी जनता के लिए विश्वविद्यालय खोले, अस्पताल खोले और यहाँ तक कि पशु पक्षियों के लिए भी उन्होंने अस्पताल खोलने का काम किया। ऐसे कल्याणकारी, ऐसे दयालु और जनता के ऐसे रक्षक सम्राट की किसी भी इतिहास में कोई दूसरा नाम नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए हम सम्राट अशोक की बात करते हैं, इसलिए भी हम सम्राट अशोक की बात करते हैं कि आज जो वर्तमान दौर में अभी हमारे बड़े भाई अजीत जी ने जो कहा कि सरकारें जिस तरीके से जानबूझकर शिक्षा को महंगा कर रही हैं, उसके पीछे वास्तव में सही बात है कि वह इस देश के गरीब तबके को, दलित तबके को, पिछड़े तबके को, आदिवासी वनवासी समाज के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए ऐसा क्या करना। जिस देश में 80% लोग 20 रुपया नहीं कमाते हैं, उस देश में यदि डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वैज्ञानिक बनने के लिए ये सरकारें यदि लाखों लाखों रुपया फीस लेती है तो यह बेईमानी है। और यह सरकार की नीतियां बताती हैं कि वही देश के संपन्न लोगों के बच्चों को ही डॉक्टर, मास्टर बनाना चाहती है, वैज्ञानिक बनाना चाहती है, जज बनाना चाहती है। यह बड़ा सवाल है कि जिस देश की आबादी 80% आबादी यदि 20 रुपया नहीं कमाती है, जिस देश में 30 करोड़ लोग भूमिहीन हैं, जिस देश में 57% लोग जो नौकरी करते हैं 10,000 रुपये के नीचे वेतन पाते हैं, 20% लोग 5,000 रुपये के नीचे वेतन पाते हैं। यदि उस देश में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को मंजूरी दी जाती है तो यह निश्चय है इस बात का उद्योतक है कि यह सरकारें इस देश के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वनवासी परिवार के बच्चों को पढ़ने लिखने देना नहीं चाहती। इस साजिश को भी आपको समझना पड़ेगा। साथियों, ऐसी तमाम सरकार की जो नीतियां हैं, आज हम इस मंच पर बैठे हुए हैं, यह मंच सामाजिक मंच है तो राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है। हम सभी लोग आज के वर्तमान के दौर में हर चीजें राजनीति से जुड़ी हुई है। कहीं किसी व्यवस्था से नहीं जुड़ी हुई है। गरीब आदमी को यह जानने का अधिकार है, नहीं तो गरीब आदमी यह सोच लेता है कि हमारे घर में डॉक्टर नहीं पैदा हो सकता, इसलिए कि ईश्वर ने हमारे नसीब में डॉक्टर बेटा नहीं लिखा है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज कोई ईश्वर, कोई भगवान, कोई खुदा किसी का नसीब नहीं लिखता है। दिल्ली के सदन में बैठे हुए लोग आज ये तय कर रहे हैं कि आपका बेटा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, आपकी दवाई होगी कि नहीं होगी, या दिल्ली में बैठे हुए, सदन में बैठे हुए लोग तय करते हैं। इस बात को भी आप जानिए। मित्रों, समय कम है और तमाम वरिष्ठ यहाँ के स्थानीय लोग